रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ने LTGIC और GDC से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो पिछले वीडियो में हम लोग LT 2018 में जो संपन्न हुआ था उसके GS के प्रश्नों को देखे थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग GIC 2021 में जो पेपर हुआ था उसके GS के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न था, वो दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। पहला जो GS का प्रश्न था पेपर में वो था दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1351 से 1388 ईस्वी तक। अगला प्रश्न था पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दी गई थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार जो है AG टांसले द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या हो गया? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अवधारणा AG टांसले के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में कौन सा है। अब जिसमें 4 नृत्य दिए थे उसमें बताना था उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य था वो था चैता। चैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य था। और ऑप्शन में देखिए उसमें घोड़े और मोडनी नृत्य भी था। तो घोड़े और मोडनी नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र तथा गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है। तो कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 14 दिनों तक। 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। अगला प्रश्न था हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा पुरास्थल बनावली जो है ये किस नदी पर था? ये रंगोई नदी पर था। रंगोई नदी यहाँ जबकि घग्गर दिया है, ये मिसप्रिंट हो गया है बुक में, ये घग्गर नहीं बल्कि रंगोई नदी होगा। तो रंगोई बनावली कहाँ है? बनावली जो है वो हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में बनावली है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इस महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात जब राज्यपाल इनको चाहेगा इसको पद से पदच्युत कर सकता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो कौन था प्रथम मुगल बादशाह? शाह आलम। शाह आलम प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, अर्थात अंग्रेज इसको पेंशन देना स्टार्ट किए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था नीति निदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहायता सुनिश्चित करें। तो इसका प्रावधान जो किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में किया गया है। अनुच्छेद 43A अर्थात आर्टिकल 43A में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न था GST परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समय भारत का वित्त मंत्री कौन है। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो GST का गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो GST का गठन जो है 1 जुलाई 2017 को किया गया था और इसका टैग लाइन है एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स। अगला देखते हैं। कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इन तथ्यों को भी आप देख लीजिए। जैसे एक तरफ दे दिया है ताप विद्युत गृह और उसका किस राज्य से संबंध है। तो जैसे बाढ़ ताप विद्युत गृह का संबंध किससे है? बिहार राज्य से। लारा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कुडगी ताप विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक में। गडवारा ताप विद्युत गृह कहाँ है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला में। तो इस प्रकार ये आया था। अब उसमें क्या करना था? मैच दी फॉलोइंग करना था। इस तरह ये प्रश्न आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान अथवा जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो मयूर संरक्षण केंद्र है वह मथुरा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? मथुरा जिले में। अब अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अगस्त 2025 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो कौन सा जिला है? नोएडा। नोएडा जो है, नोएडा शहर उत्तर प्रदेश का राज्य GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए एक तरफ कुछ राज्यों का नाम दे दिया था और दूसरी तरफ दे दिया था उस राज्यसभा में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो उसको क्या करना था, मैच दी फॉलोइंग करना था। तो आइए देख लेते हैं। तो असम, पंजाब और तेलंगाना, असम, पंजाब, तेलंगाना राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कुल 7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कितनी सीटें हैं? कुल 5 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं? कुल 3 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, वो कितनी हैं? 31 सीटें, 31 सीट्स हैं। अब अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, पुदुचेरी और गोवा में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 1 राज्यसभा सीटें इन राज्यों को भारतीय संविधान द्वारा आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था भारत निर्माण योजना का संगठक है। कौन है भारत निर्माण योजना का संगठक? ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण उद्योग। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष सी रंगाराजन, सी रंगाराजन भारत 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी, सीमेंट और कपड़ा। अगला प्रश्न था भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? कितना भौगोलिक, कुल भारत के कुल भौगोलिक प्रतिशत का उत्तर प्रदेश कितना कवर करता है? 7.33%, 7.33%। अब अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र को सम्मिलित करने के लिए चित्तरंजन दास और MK गांधी ने इनको प्रेरित किया था। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है GIC 2021 के प्री में जो परीक्षा हुई थी। अब अगला है, देखिए एक तरफ खनिज दे दिया था और उस दूसरी तरफ जो है खदान या खान क्षेत्र दे दिया था। अब इसमें क्या करना था? मैच दी फॉलोइंग करना था, जोड़े मिलाना था। तो जैसे लौह की खान कौन सी है? लौह की खान इटाबीरा। इटाबीरा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। वैसे मैग्नीज की ये इसका खदान कहाँ पर है? मैग्नीज का खदान चिवातुरा, जॉर्जिया में है। तांबा की खदानें कहाँ पर हैं? सडबरी, कनाडा में। बॉक्साइड का खदान कहाँ पे है? वाइपा, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार इसको जोड़े मिलाना था। आप इसको देख लीजिए प्रश्न को। अब अगला जो है कुछ तथ्य से संबंधित है, इसको हम लोग देखते हैं। बार बार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जैसे दे दिया है भूमध्य रेखा गुजरती है कितने देशों से? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा जो है विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। उन 13 देशों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उन 13 देशों में अगर देखें तो सबसे पहले इक्वाडोर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका। गैबन, अफ्रीका महाद्वीप। 5वां कौन सा है? कांगो गणराज्य, ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। 6ठा कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर कौन सा है? युगांडा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर केनिया है, केनिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम, प्रिंसिप, ये सब कहाँ पर हैं? एशिया महाद्वीप में। तो इस प्रकार आप इन 13 देशों को देख लीजिए। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे दे देगा उसमें निम्न देशों में कौन ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? अब 3 देश ऐसा इसमें से दे देगा, एक देश आपको कोई अलग से दे देगा, तो उसका आपको चयन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न था गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। अब गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, उसके बारे में एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं। दशावतार मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु देवता से संबंधित है। और ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। और इसका निर्माता कौन था? गुप्तकाल में इसका निर्माण हुआ था। नचना कुठार ये किस देवता से संबंधित है? पार्वती देवी से। और इसका कहाँ पर अवस्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। भूमरा कहाँ, किससे संबंधित है? किस देवता से? तो शिव देवता, भगवान शिव से संबंधित है। सतना मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये भी गुप्त काल में निर्मित है। तिगवा कहाँ पर है? तिगवा भी जो है कटनी मध्य प्रदेश में है और किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु देवता से संबंधित है और इसका निर्माण भी गुप्त काल में किया गया है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपकी परीक्षा में, वो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो बैंकों में उपभोक्ता सुधार में सेवाओं में सुधार करने का सुझाव गोईपुरिया समिति द्वारा दी गई, और इसका गठन कब किया गया था? 1990 में। 1990 में इसका गठन किया गया था। तो इससे संबंधित और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। उन समितियां या आयोगों को देख लेते हैं किससे संबंधित थी ये। जैसे रघुराम राजन समिति पूछा जाता है बार बार परीक्षा में आपके, तो ये किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तारापुर समिति किससे संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, अर्थात भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण। वर्मा समिति किससे संबंधित थी? वर्मा समिति जो है कमजोर सार्वजनिक बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित थी। चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित थी? तो चक्रवर्ती समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण अर्थात बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ये सारी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। गोईपुरिया समिति जो है बैंकों ग्राहक सेवा सुधार के लिए सिफारिश करने हेतु, और यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है जीआईसी 2021 प्री में। राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चिलैया समिति का संबंध कर प्रणाली सुधार से है। अब अगला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आया था वो करंट से संबंधित था। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा। अब अगला प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न था भारत में म्यूचुअल फंड को किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारत में म्यूचुअल फंड को सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न था बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में, अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। अब यहाँ सीधा दे दिया है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मुगल मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो किसका उल्लेख किया है? बृहद्रथ का। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया होती है? संलयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? मतलब लवण सहिष्णु मतलब ऐसी फसल जो लवणीय मृदा में उगना पसंद करती हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है? खरबूजा जो है लवण सहिष्णु प्रजाति है। अब अगला प्रश्न था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया। तो किसने इसमें सिफारिश की थी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए? स्वर्ण सिंह समिति। और ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगला जो प्रश्न था खड़ी फसल की कटाई के लिए करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रिले खेती, रिले क्रॉपिंग क्या है? खड़ी फसल की कटाई के पहले जब अगली फसल की बुआई कर दी जाती है तो ऐसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं? रिले खेती। अब अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में पाई जाती है। कौन कौन सी जनपद पाई जाती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में? खोंड, खरवार, चेरो। अब देखो इसमें सहरिया जनजाति भी ऑप्शन में था। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन कौन सा है? हुलास, आलमगीरपुर, मांडी। अब देखो ये उसमें प्रश्न में जो पूछा रहा होगा ये पूछा रहा होगा निम्न में कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए होंगे हुलास, आलमगीरपुर, मांडी और देसलपुर। अब इसमें उत्तर क्या हो जाता है? देसलपुर। क्यों? देसलपुर जो है वह गुजरात के भुज जिले में अवस्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सिराजे हिंद? जौनपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उत्तर प्रदेश का, इसलिए जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1829 में अंग्रेजों के द्वारा खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। किसने किया? तीरथ सिंह ने। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। अब अगला प्रश्न था वर्ष 1018 में कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया कब? 1028 में। तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। राज्यपाल इस यहाँ के शासक का नाम था। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए हैं। ये तथ्य भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो एक बार आप इस पे नज़र देख लीजिए। पहला है भदोही औद्योगिक विकास केंद्र अर्थात बीडा, ये कहाँ पर है? भदोही में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको गीडा के नाम से जाना जाता है, ये गोरखपुर में है। उसकी स्थापना 1988 में की गई। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसी को हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर जिले में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1976 में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको किस नाम से जाना जाता है? सीडा के नाम से जाना जाता है, और ये जौनपुर जिले में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई। अब अगला था बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको यीडा के नाम से जानते हैं, और इसका किस जिले में है? ये गौतम बुद्ध नगर जिले में। और कब स्थापना हुई? 2001 में। अगला जो है वो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अब इसको किस नाम से जानते हैं? लीडा के नाम से जानते हैं। लीडा, और इसका लखनऊ जिले में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW, ये कहाँ पर है? वाराणसी जिले के महुआडीह में। अगला क्या है? रेल कोच कारखाना, देश का तीसरा, इसकी स्थापना कहाँ की गई? रायपुर जिले के लालगंज में। रायबरेली जिले के लालगंज में। रेल पहिया कारखाना का स्थापना कहाँ की गई? ये भी रायबरेली जिले के लालगंज में। तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ये कुछ विशेष तथ्य थे, आप इन तथ्यों को याद कर लें, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब जो GIC की परीक्षा में 2021 में पूछा गया था प्रश्न पत्र, उसका कैसा था, आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या था प्रश्न? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो किसने बंद कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी हम लोग ने देख लिया, व्याख्या पहले ही देख लिया था। अगला प्रश्न था पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दी गई थी? तो A.G. टांसले के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कौन सा है? चैता। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मोडनी और घोड़े ये किस राज्य की लोक नृत्य है। इसका व्याख्या मैंने पहले ही बता दिया है आपको, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मोडनी और घोड़े किस राज्य की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? तो ये भी बताया आपको कितने? 14 दिनों तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे देखिए घग्घर दिया है, ये घग्घर नदी नहीं बल्कि रंगोई नदी है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समय भारत का वित्त मंत्री कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत। कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? इसका भी बताया कौन है? शाह आलम। शाह आलम जो है प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न था, अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया था आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ दे दिया है ताप विद्युत गृह और दूसरी तरफ दिया था राज्य, मतलब कौन सा ये ताप विद्युत गृह किस राज्य से संबंधित है? तो बाढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? बिहार बिल्कुल सुमेलित है। लारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ सुमेलित है। कुडगी कहाँ है? कर्नाटक सुमेलित है। गढ़वारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार ये वाला जो है सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो सही उत्तर डी।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मथुरा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब ये रीजनिंग से है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगला प्रश्न था निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन, अब देखिए बताया आपको मैंने, असम में कितनी सीटें हैं? असम में राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं, 6 सीटें नहीं हैं। 6 सीटें नहीं हैं जब बल्कि 7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2021 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति के मामले में शीर्ष स्थान पर था? तो कौन था? नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो कौन नहीं है? ग्रामीण उद्योग। बाकी तीनों हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ये सब भारत निर्माण योजना का संगठक थे, जबकि ग्रामीण उद्योग भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं था। अगला प्रश्न था 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष सी रंगाराजन थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, बल्कि सीमेंट, चीनी और कपड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। अब अगला प्रश्न था भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो कितना है? 7.33%। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया? चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने। अगला प्रश्न था 20वां प्रश्न। अब इसमें क्या करना था? इसमें आपको जोड़े मिलाना था, सुमेलित करना था। मैच द फॉलोइंग था। तो लौह अयस्क की खादान पहले ही मैंने बताया कहाँ पर है? इटाबिरा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अगला क्या था? मैग्नीज कहाँ पर है? मैग्नीज की खदानें चियातुरा कहाँ था? आप बताएं, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तांबा कहाँ है? सडबरी। बॉक्साइड कहाँ है? वाइपा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सडबरी कहाँ है? कनाडा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था हम लोग का निम्नलिखित में किस राज्य से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? अब देखिए उसमें जो कितने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कुल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें केनिया है, युगांडा है, गैबन है, जबकि जाम्बिया नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जाम्बिया। अगला प्रश्न था निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अब देखिए नचना कुठार मंदिर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश। ये सारे मंदिर कब निर्मित हुए थे? गुप्त काल में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। 1991 में गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। किस लिए किया गया? बैंकों में उपभोक्ता सुधार में सुझाव के लिए, बैंकों में उपभोक्ता सुधार का सुझाव देने के लिए। अगला प्रश्न है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑक्सफैम के द्वारा। ऑप्शन ए। अब 25वां था भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो किसका किया है? बृहद्रथ का। अब इसमें पूछ सकता है हर्षचरित किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? बाणभट्ट की। 27वां प्रश्न था सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। संलयन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? खरबूजा। लवण सहिष्णु फसलें वे होती हैं जो लवणीय मृदा में उगना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसा कौन सा फसल है दिए गए ऑप्शंस में? खरबूजा। अगला प्रश्न था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जोड़ा गया। कब? 1976 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये करंट से संबंधित था और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। अगला जो प्रश्न था वो खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगर अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, ऐसी फसल को क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। तो कौन सी नहीं पाई जाती वाराणसी जनपद में, सहरिया जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती, बल्कि गोंड, खरवार, चेरो ये सारी जो है वाराणसी जनपद में पाई जाती हैं। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देसलपुर कहाँ पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देसलपुर मैंने पहले ही बताया, जब शुरू किया था वीडियो तो उसी समय बताया कि देसलपुर भारत के किस राज्य में है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, हुलास, आलमगीरपुर और मांडी, जबकि देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब देसलपुर कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न था मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है। तो सिराजे हिंद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो खासी, अब इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। अब पूछ सकता है खासी जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1829 में। अब इसका किसने नेतृत्व किया, तो तीरथ सिंह ने किया, तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखिए शब्दों के विषम युग्म को पहचाने। अब एक तरफ दे दिया था मृत्यु रोग, फिर अंगूर शराब, दूध मक्खन, पानी ऑक्सीजन। अब इसमें एक कौन विषम है, अब विषम की पहचान करना था तो मृत्यु और रोग ये विषम हो जाएगा, बाकी तीनों का संबंध है एक दूसरे से। तो इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न था आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। ये तो करंट का प्रश्न था, तो उस समय 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। 39वां प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। तो 2016 में की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। 40वां प्रश्न है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कब किया था, 1018 में, 1018 ईस्वी में किया गया था। और वहाँ का उस समय शासक कौन था, राज्यपाल। कन्नौज का शासक कौन था, राज्यपाल। तो इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ने 40 प्रश्नों को देखे जो जीआईसी प्री परीक्षा 2021 में पूछा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इसके पहले जो LT 2018 का प्रश्न पत्र नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर उन प्रश्नों को देख सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।